रिएक्शन मैकेनिज्म के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है और लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पढ़नी है, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जहां पर हम लोग बात करते हैं SN1 की और SN2 की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था SN1 रिएक्शन को, उसके कुछ फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और फीचर्स आपको पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर और TIFR एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of reaction mechanism और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फीचर्स SN1 के। लास्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ फीचर्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे लेकिन साउंड डिस्टर्बेंस की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। आज भी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट फीचर्स पढ़ेंगे, बाद में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करा दूंगा। लेकिन इस स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट फॉर द रिएक्शन शोन बिलो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ KCN इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, यहाँ पर क्या सबस्ट्रेट है, यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है, आपको रिएक्शन गिवन है। उसके बाद पूछा गया कि आपकी रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लोग यहां पर KCN की यानी कि आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स तक इंक्रीज कर दोगे। तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, सबस्ट्रेट को देखकर आपको क्या सिलेक्ट करना है कि यहां पर SN1 होने वाली है, SN2 होने वाली है, या फिर आपके पास E1 होगी, E2 होगी। लेकिन इतना आपको पता है कि अगर आपके पास कार्बोकेटायन स्टेबल होता है तो आपके पास रिएक्शन कहां जाती है, वो SN1 से जाती है। इतना आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11th और 12th के अंदर। और सबस्ट्रेट को यहां पर देखते आप लोग बता सकते हो कि जब आपके पास यहां पर Cl ग्रुप निकलेगा तो उसके बाद आपके पास जो यहां पर कार्बोकेटायन बनने वाला पास क्या है, आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ऊपर से यहां पर क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। तो आपके पास यहां पर कार्बोकेटायन काफी स्टेबल होने वाला है, इसलिए आपकी जो रिएक्शन है ये SN1 पाथवे जाएगी। कैसे सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर ये SN1 से जा रही है तो आपको पता है कि जो आपका रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप लोग यहां पर न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, चाहे आप लोग 4 टाइम इंक्रीज कर लो, चाहे आप लोग 6 टाइम कर लो, 8 टाइम कर लो, 10 टाइम्स कर लो, आपके रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर सी दैट इज अनअफेक्टेड, ये आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको मैं आपको करा दूंगा बाद में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पढ़ना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपके एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर नंबर 9 देख रहे हो, तो पहले के 8 लेक्चर आप लोग रिवाइज कर आए हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जितनी भी थ्योरी आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो उन सारी की सारी थ्योरी का यूज होगा आपके एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पहले थ्योरी को पढ़ते हो, उसको समझते हो, फॉर्मूले को डिराइव करते हो और उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस को ही बार बार रिवाइज करते हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको थ्योरी को भी बार बार रिवाइज करना है। यहां पर एज सच कोई फॉर्मूलेस नहीं होते, इसीलिए आपको थ्योरी को ही बार बार रिवाइज करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली आपको कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज करना है और रिएक्शन मैकेनिज्म को स्पेशली आपको 5 या 6 बार रिवाइज करना है। अब चलते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं अपना फीचर नंबर 4, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन। आपको पता है कि वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ में वो कुछ और फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि मैंने यहां पर लिखे हुए हैं दैट इज नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। आपको पता है कि आपके सबस्ट्रेट के अंदर से जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा और आपके पास लिविंग ग्रुप बनेगा। तो लिविंग ग्रुप जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी और कार्बोकेटायन जो बच रहा है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर आपका रेट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके पास कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो रेट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका लिविंग ग्रुप जल्दी निकल रहा है, उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस केस के अंदर भी आपका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद वो टेंपरेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है उसको हम लोग आगे जाकर इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर 5 मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट कंपाउंड दैट कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन लीड्स टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू SN1। अगर आपके पास कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबल बन रहा होगा और आपका लिविंग ग्रुप भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकलने को तैयार है, तो उसके बाद आपकी जो रिएक्शन है वो SN1 के थ्रू ही जाएगी, वो SN2 के थ्रू नहीं जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो SN1 के थ्रू जाएगा अगर आपके पास कार्बोकेटायन स्टेबल है। अब सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा उसको आप लोग कैसे देखते हो उसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। बट अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और आपके पास जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल बन रहा है, लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, तो आपके पास SN1 ही यहां पर होने वाली है। एंड जनरली N pi एंड सिग्मा सोर्सेज इज हेल्पफुल इन स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटायन। ये लाइन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ते हो लेकिन अलग तरीके से पढ़ते हो क्लास 11 12 के अंदर। आज हम लोग उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि आपके सबस्ट्रेट के अंदर से अगर
अगर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो आपके पास एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब वो कार्बोकैटायन जो स्टेबल हो रहा है, आपके पास एक कार्बोकैटायन बन गया, यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, वो अनस्टेबल है। अगर आप लोग इस स्पीशीज को स्टेबल करना चाहते हो तो आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डालने पड़ेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ सकते हैं, जहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि फील्ड ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि एन के अंदर, पाई के अंदर और सिग्मा के अंदर। इसको आप लोग पढ़ते भी हो, आप लोग कहते हो कि आपके पास जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो आपके पास ज्यादा स्टेबल होता है। आज हम लोग उसको देखेंगे कैसे आपके पास यहां पर सिग्मा बॉन्ड आपके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा होता है, कैसे आपका पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा होता है, कैसे आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहे होते हैं। इसको हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि आपके पास क्या होते हैं, फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। आपको पता है कि कार्बोकैटायन के अंदर आपके पास जो यहां पर कार्बन प्लस बन रहा होगा, इसके ऊपर क्या होने वाला है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने वाला है। पी ऑर्बिटल है और फील्ड ऑर्बिटल के पास यहां पर क्या है, एन भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है और सिग्मा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके इस कार्बोकैटायन के इस कार्बन के ऊपर बाकी के पास यहां पर ग्रुप है वो क्या लगे हुए हैं। अगर इस ग्रुप के अंदर सिग्मा बॉन्ड है तो वो सिग्मा से इसको स्टेबलाइज करेगा, अगर इसके अंदर पाई बॉन्ड है तो वो पाई से इसको स्टेबलाइज करेगा, अगर यहां पर आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेंगे, एन से इसको क्या करने वाला है, स्टेबलाइज करने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके पास यहां पर सिग्मा होने वाला है, ये किस तरीके से आपके कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। लेकिन पहले ये देखते हैं कि आखिर ये स्टेबलाइजेशन होता क्यों है, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। अगर आपके पास यहां पर ये सिग्मा और आपके पास यहां पर ये पी ऑर्बिटल मिलेंगे, आपके पास ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल अगर आप मिक्स करेंगे, बस क्या बनने वाले हैं, दो ऑर्बिटल बनेंगे। एक यहां पर क्या होती है, कम होती है, एक के पास क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर सिग्मा के अंदर है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां पर होने वाले हैं, फील्ड ऑर्बिटल के अंदर ही होने वाले हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, जब आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, आपके पास क्या बनने वाला है, एक कम एनर्जी का भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां पर चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे, और आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अगर कम हो रही है तो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। यानी कि सिग्मा की वजह से आपके पास यहां पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, और पी के मिलकर क्या करने वाले हैं, वो कार्बन से बॉन्ड भी बनाने वाले हैं। तो बेसिकली आपके पास यहां पर सिग्मा किस तरीके से स्टेबलाइज करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास चाहे सिग्मा हो, चाहे पाई हो, चाहे आपके पास एन हो, जब भी आपके पास एक फील्ड ऑर्बिटल एक अनफील्ड ऑर्बिटल मिलने वाला है तो पास क्या बनने वाले हैं, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं, जिनके अंदर से एक है पास क्या होती है, कम होती है, और इसके अंदर आपके पास क्या रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर सिग्मा कैसे उसको स्टेबलाइज करता है। तो आप लोग पढ़ते हो कि जब भी आपके पास यहां पर कोई टर्शरी अल्काइल होने वाला है, मान लो आपके पास यहां पर एक्स क्या है, क्लोरीन है, तो जब भी आपके पास यहां पर क्लोरीन निकले, आपके पास क्या बन जाएगा, एक टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। आप लोग बोलते हो कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वहां पर आपके पास क्या होने वाले हैं, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होने वाले हैं। लेकिन बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग यहां पर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि स्ट्रक्चर में यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर 3 हाइड्रोजन होने वाले हैं इस कार्बन के ऊपर। आपके पास यहां पर कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के जस्ट साइड वाले कार्बन के ऊपर यहां पर क्या होने वाला है, पास यहां पर 3 हाइड्रोजन होने वाले हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन आपको क्या बोलते हैं कि आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, एक बार यहां पर ये वाला चला जाएगा, फिर आपके पास ये वाला चला जाएगा, और उसके बाद आपका ये वाला एच यहां पर इस कार्बन के ऊपर बारी बारी जाएगा, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा, इस कार्बन से इस वाले कार्बन में जाएगा, फिर इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे जाएगा, फिर इस कार्बन से इस वाले कार्बन पे जाएगा। अब इन तीनों कार्बन के ऊपर आपके पास यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 3 हाइड्रोजन यहां पर है, और 3 हाइड्रोजन यहां पर है। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर 3 बार जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, जो आपके पास यहां पर एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, जो मैंने यहां पर बॉन्ड बनाया हुआ है, पास यहां पर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और सिग्मा बॉन्ड यानी कि आपके पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। सिग्मा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है, आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। उसके बाद ही आपका ये हाइड्रोजन यहां पर चला जाता है, और पॉजिटिव आपस कहां जाता है, यहां पर आ जाता है। यानी कि बेसिकली आपके पास यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड ही आपके इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। अब जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबलाइज वो यहां पर करने वाला है। तो बेसिकली टर्शरी कार्बोकैटायन के पास यहां पर क्या होने वाला है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर होने वाला है, एक सिग्मा बॉन्ड पास ये होगा, एक आपके पास ये होने वाला है। सेम उसके पास 3 हाइड्रोजन पास यहां पर होने वाले हैं, और 3 पास यहां पर होने वाले हैं। यानी कि बेसिकली आपके पास जो यहां पर होता है एक टर्शरी कार्बोकैटायन, तो उस केस के अंदर आपके पास बेसिकली 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनते हैं। यानी कि 9 तरीके से 9 सिग्मा बॉन्ड से आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपके पास एक कार्बोकैटायन होता है सेकेंडरी, तो उस केस के पास यहां पर क्या होता है, एक आपके पास यहां पर होने वाला है हाइड्रोजन, आपके पास यहां पर क्या होना है, सी, आपके पास यहां पर क्या होगा, एच, एच, और आपके पास यहां पर भी क्या होगा, एच होगा, और एक और मिथाइल ग्रुप आपके पास यहां पर लगा होगा, सी एच और सी एच। यानी आपके पास यहां पर क्या हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक आपके पास ये रहा, ये रहा, ये रहा। यानी कि टोटल आपके पास यहां पर 6 हाइड्रोजन है, यानी कि आपके पास टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है, जिसके थ्रू आपके इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल सकती है। यानी कि आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होने वाले हैं। सेम उस तरीके से प्राइमरी कार्बोकैटायन के अंदर, यानी कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर आपके पास क्या होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग बोलते आए हो कि आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल होता है, लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेसिकली एक तरीके से सिग्मा
सिग्मा के थ्रू ही आपके कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी दे रहा होता है। उसके बाद पाई ऑर्बिटल से आपके पास क्या स्टेबिलिटी मिलती है, तो उसको भी आप लोग पढ़ते आए हो कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्बोकैटायन बनता है जिसके साइड में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रेजोनेंस की वजह से आपका जो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बोलते हो कि अगर आपके पास यहाँ पर कार्बोकैटायन के साइड में क्या लगाता हूँ, फिनाइल लगा दूंगा, बस क्या हो जाएगा, आपके पास भी रेजोनेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक कार्बोकैटायन हो जाता है ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस की वजह जो स्टेबिलिटी आती है वो बेसिकली आपके पास पाई ऑर्बिटल्स की वजह से आ रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह जो आपको स्टेबिलिटी आती है वो बेसिकली आपके पास सिग्मा के थ्रू आ रही है। अगर मैं अपने कार्बोकैटायन के साइड में कोई भी ऐसा हेटेरोएटम लगाता हूं जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो वो भी यहां पर स्टेबिलिटी देते हैं। अगर आपके पास कोई इस टाइप का सबस्ट्रेट होगा जिसके अंदर लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद आपके पास एक ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा जिसके अंदर आपके कार्बोकैटायन के साइड में एक हेटेरोएटम है जिसके ऊपर आपके पास यहां पर लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर भी यहां पर क्या दिखाने वाले हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोग बोल सकते हो कि आपका एक कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यानी कि आपके पास एन ऑर्बिटल की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। रेजोनेंस मतलब आपके पास पाई बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि आपके पास सिग्मा के थ्रू स्टेबिलिटी आ रही है। तो अब आपको हर एक चीज को मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से ही पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही पढ़ना है, उसके बाद आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल एंड मे बी आइसोलेटेड। ओला हैज आइसोलेटेड टर्शियरी कार्बोकैटायन बाय ट्रीटिंग टर्ट ब्यूटानॉल विद SbF5 इन HF। तो बेसिकली टर्शियरी कार्बोकैटायन इतना स्टेबल होता है कि उसको आइसोलेट भी किया गया है, और सबसे पहले ओला ने उसको क्या किया था, आइसोलेट किया था। विद दिस रिएक्शन आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, टर्ट ब्यूटानॉल आपका रिएक्ट कर रहा है SbF5 के साथ। HF आपके पास यहां पर है लिक्विड सॉल्वेंट, आपने यहां पर यूज किया है SO2 का। अब यहां पर हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है। SF5 क्यों यूज किया है उसकी भी इंपॉर्टेंस है, HF क्यों यूज किया है उसकी भी इंपॉर्टेंस है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड वाला ही क्यों है उसकी भी इंपॉर्टेंस है, सारी चीजों की इंपॉर्टेंस है। और फर्स्ट टाइम आपके पास कोई भी कार्बोकैटायन जो है वो आइसोलेट किया गया था और वो टर्शियरी कार्बोकैटायन था, क्योंकि वो आपके पास ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल होगा तभी आप लोग उसको आइसोलेट कर पाओगे। अगर वो अनस्टेबल है तो वो बन ही नहीं रहा होगा, और वो बनेगा नहीं तो उसको आप लोग ऐसे आइसोलेट करोगे। अगर वो बनेगा भी तो वो बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, और उतने कम टाइम के अंदर आप लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाते। इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इंटरमीडिएट को ही क्या कर पाते हो, आइसोलेट कर पाते हो। और टर्शियरी कार्बोकैटायन इतना स्टेबल होता है कि आप लोग उसको आइसोलेट भी कर सकते हो थ्रू दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ चुका है टीफर एग्जाम के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, और IIT जैम के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शन नंबर क्या लिखी हुई है आपके पास, यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर टर्ट ब्यूटान अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने यहां पर कराई हुई है SbF5 के साथ। HF मैंने यहां पर लिया हुआ है और लिक्विड सॉल्वेंट भी मैंने यहां पर लिया हुआ है। अब मैंने यहां पर HF क्यों लिया हुआ है, अगर मैं यहां पर HF लेकर चलूंगा तभी आपके पास जो यहां पर ये OH ग्रुप है यहां से बाहर निकलने वाला है। आपको पता है कि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो खुद से बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपको उसको बाहर निकालना है तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर। और आपको पता है कि OH2 प्लस आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर मैं यहां पर एसिडिक मीडियम लूंगा, आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, और H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे आपके पास यहां पर H2O बाहर निकला, बस क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पर टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिसको ओला ने आइसोलेट भी किया हुआ है। अब उसके बाद मैंने यहां पर बाकी चीजें क्यों ली हुई है, मैंने यहां पर लिया है HF इन लिक्विड सॉल्वेंट। जैसे ही मैं यहां पर HF लूंगा, जैसे आपके पास यहां से H निकलेगा, तो सेम उस टाइम पास क्या होने वाला है, पास F नेगेटिव की भी प्रोडक्शन हो जाएगी। और F नेगेटिव एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जैसे आपके पास यहां पर कार्बोकैटायन बनने वाला है तो यह करेगा, इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। लेकिन इस अटैक को हमको रोकना है, हम चाहते हैं कि आपका जो कार्बोकैटायन है वो कुछ टाइम तक स्टेबली उस रिएक्शन के अंदर पड़ा रहे ताकि हम उसको आइसोलेट कर पाएं। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो फ्लोरीन नेगेटिव है वो उसके ऊपर अटैक ना करे। अगर मुझे उसके अटैक को रोकना है तो पहले मुझे फ्लोरीन नेगेटिव को किसी और से रिएक्शन करानी पड़ेगी, इसीलिए मैं यहां पर लेकर चलता हूं SbF5। तो SbF5 क्या करता है, वो F नेगेटिव सेक्शन का करना है, अडर बना देता है SbF6 नेगेटिव का, जिसको आप लोग पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहां पर हर एक चीज का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एसिड प्रोटोनेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप। आपका जो यहां पर ये OH है ये खुद से निकल नहीं सकता, तो एसिड आपस यहां पर क्या करने वाला है, ये जो एसिड मैंने यहां पर लिया हुआ है, ये एसिड क्या करेगा, इस OH को OH2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि यहां से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। SbF5 ग्रैब्स F नेगेटिव आयन प्रिवेंटिंग देम टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। आपका जो यहां पर SbF5 है इसकी वजह आपस क्या बनने वाला है, F नेगेटिव बनेगा। इस F नेगेटिव को इसके ऊपर अटैक करने से क्या करता है, रोकता है, और इसको खुद से रिएक्ट करके क्या बना देता है, SbF6 नेगेटिव बना देता है, जो भी आपका अच्छा खासा स्टेबल होता है। उसके बाद लिक्विड SO2 एक्ट एज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। आप लोग चाहते हो कि आपके इस कार्बोकैटायन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक ना करे, ना ही आपके पास यहां पर F नेगेटिव अटैक करे, ना ही आपके पास यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। अगर वो चाहते हो कोई रिएक्शन हो तो आपको सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट भी आपको ऐसा लेना है जिसके अंदर खुद से ही कोई न्यूक्लियोफाइल ना बन जाए। अगर आप लोग यहां पर वाटर को लेकर चलोगे अपने एज ए सॉल्वेंट को, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके पास यहां पर क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, और यहां पर वापस से अटैक कर सकते हैं। वापस से क्या हो जाएगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोग चाहते हो कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक ना करे, तो सॉल्वेंट भी आपने ऐसा चूज किया है जो उसके अंदर आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो मैंने यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट यूज कर लिया है
SO2 का, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नहीं है। SO2 आपके पास यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक नहीं करेगा और ज्यादा टाइम तक आपको कार्बोकेटाइन रिएक्शन के अंदर मिल जाएगा ताकि आप लोग क्या कर सको, उसको आइसोलेट कर सको। तो बेसिकली आपके पास जो कार्बोकेटाइन होता है वो काफी स्टेबल होता है और उसको आप लोग आइसोलेट भी कर सकते हो। और आइसोलेट करने के बाद आपको पता कैसे चलता है आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो आपके पास क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिससे आप लोग क्या करते हो, NMR डेटा आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। आप लोग कर सकते हो इसका हाइड्रोजन NMR भी कर सकते हो, आप लोग इसका कार्बन 13 NMR भी। अगर आप लोग इसका हाइड्रोजन NMR करोगे तो क्या मिलने वाला, आपको सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा इन सारे हाइड्रोजन के लिए। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, 3 आपके पास यहाँ पर होने वाले हैं, 3 आपके पास यहाँ पर है, 3 आपके पास यहाँ पर है। और इन सारे हाइड्रोजन के आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पीक आएगी, एक ही सिग्नलेट आएगी, जो कि आपके पास आती है 4.1 ppm के ऊपर। और अगर आप लोग इसे करने वाले हो कार्बन 13 NMR, तो इस इंटरमीडिएट के अंदर पास यहाँ पर क्या होते हैं, 2 टाइप के कार्बन है। पास यहाँ पर क्या है, सेंट्रल कार्बन है, पास क्या है, 3 कार्बन है। ये जो आपके पास यहाँ पर कार्बन है टर्मिनल के ऊपर पास कैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के हैं। तो इन तीनों का पास क्या आने वाला है, एक सिग्नल आएगा और इस बीच वाले पास क्या आने वाला है, एक अलग सिग्नल आने वाला है। इसको आप लोग पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, क्या आपके पास कितने सिग्नल्स आते हैं, आपका कंपाउंड अगर ऐसा है तो कितने सिग्नल उसके अंदर आने वाले हैं, उसको लोग वहां पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपने जो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन आइसोलेट किया है, अगर आपको चेक करना है कि आपके पास आइसोलेट करा हुआ कार्बोकेटाइन यही है, तो आप लोग इसका क्या लेते हो, NMR लेते हो। आप लोग कर सकते हो हाइड्रोजन NMR भी कर सकते हो, इसका कार्बन 13 NMR भी, जिसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेल भी आपको यही बता रही है। आपके पास यहाँ पर क्या है, एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है जिसके पास कार्बन है, यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, 3 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने भी इसकी कंफर्मेशन दिया कि ओला ने जो चीज आइसोलेट करी है वो आपके पास क्या है, एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन ही है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फीचर नंबर 6, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ लिविंग ग्रुप टू फॉर्म कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो असिस्टेड बाय द सॉल्वेंट। आप जो सॉल्वेंट यहाँ पर लेकर चल रहे हो उसके ऊपर भी आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड कर सकती है। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी सॉल्वेंट लोगे गैस फेज का, तो उस केस के अंदर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कैसे देखा गया, तो आपने यहाँ पर सबसे ले लिया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे आपने क्या किया, इसका आपने रिएक्शन कराई गैस फेज के अंदर, इस क्लोरीन को आपने बाहर निकलवाया। तो इस क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए आपको देनी पड़ी 1200 किलो कैलोरी एनर्जी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कोई सॉल्वेंट लेकर चलते हो लिक्विड फेज के अंदर, यहाँ पर क्या है, आपने गैस फेज लिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट लेकर चलो लिक्विड फेज का, तो वहां पर आपको बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके पास जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लो आपके पास सॉल्वेंट क्या है, आपके पास कोई भी एल्कोहल, मैंने यहाँ पर कोई सॉल्वेंट ले लिया, मिथेनॉल है, आपके पास इथेनॉल है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पास जो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलना होता है, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ पर निकालने की कोशिश करवाता है। सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट है, ये लिविंग ग्रुप को बाहर की तरफ खींचता है। और क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि आपके पास जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप बाहर खींच रहे हैं, तो आपको एक्सटर्नली कम एनर्जी देनी पड़ती है। आपके पास यहाँ पर जो आयनेशन हो जाता है थोड़ा सा तेज हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पर थोड़ी सी कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। देयर इज काइनेटिक एंड अदर एविडेंस दैट सॉल्वेंट पुल्स द लिविंग ग्रुप, सो रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। जब भी आप लोग कोई सॉल्वेंट लेकर चलोगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं लिविंग ग्रुप को बाहर निकलने के लिए। इसके एविडेंस भी है, इसके काइनेटिक एंड अदर एविडेंस भी है दैट सॉल्वेंट पुल्स द लिविंग ग्रुप सो दैट रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फीचर नंबर 7 जो हमने आज पढ़ा है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज एसिस्टेड बाय द n, पाई और सिग्मा। n भी आपका करता है स्टेबल करता है, पाई भी स्टेबल करता है और सिग्मा भी आपका करता है स्टेबल करता है। मेसोमेरिक अगर स्टेबल कर रहा है इसका मतलब आपके पास क्या कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या है, आपके पास पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, सिग्मा की वजह से क्या आ रही है, आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है। और जितना ज्यादा आपके पास वीकर सिग्मा बॉन्ड होने वाला है, उतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन आपको मिलने वाली है। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई भी एक कार्बोकेटाइन है, इसके साथ में क्या लगा दिया, एक और कार्बन लगा दिया, इसके ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, उतनी जल्दी आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जितनी जल्दी ये टूटेगा उतनी जल्दी आपके पास यहाँ पर जो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, और आपका पॉजिटिव चार्ज आपके साइड वाले कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि शेयरिंग हो जाएगी आपके चार्ज, आपका जो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा वीक आपका ये सिग्मा बॉन्ड होता है, उतनी आपके पास क्या होने वाली है, स्टेबलाइजेशन होने वाली है। इसकी वजह से आप लोग कुछ कंपाउंड्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कार्बोकेटाइन, इसके साइड मैंने क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पर इसके साइड में लगाई हुई है 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर कार्बन की रिंग मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है। और ये आपके पास क्या होता है, इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा 3 फिनाइल ग्रुप भी, तो याद रखना कि फिनाइल ग्रुप यहाँ पर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और इस पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन क्या होता है, बस रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होता है। अब क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर मैंने बॉन्ड दिखा रहा हूँ, बस ये जो बॉन्ड है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बॉन्ड आपके इतने वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड इतने वीक होते हैं कि आपका जो कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। रेजोनेंस की वजह आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। मैंने क्या लगाया हुआ है, 3 फिनाइल ग्रुप मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है क्या, 3 मैंने यहाँ पर रिंग लगाई हुई, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। और इन 3 मेंबर साइक्लिक रिंग की जो पास स्टेबिलिटी जो दे रहा है इस कार्बोकेटाइन को, ये आपके पास बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अगर आप लोग इस कार्बोकेटाइन के ऊपर 3 फिनाइल की रिंग लगा दोगे। इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप जितना ज्यादा वीक सिग्मा बॉन्ड होता है, उतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन आपके पास यहाँ पर होने वाली है। और आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच का जो यहाँ पर बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड इतना ज्यादा वीक होता है कि आपका जो कार्बोकेटाइन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब ये बॉन्ड वीक क्यों होता है, क्योंकि आपको
पता है कि आपके पास अगर 6 मेंबर की रिंग होती है तो आपके पास यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, लगभग पास यहाँ पर 120 डिग्री के बराबर होता है, और इस एंगल के ऊपर आपके पास ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर रिंग के साइज को कम करते रहते हो, आपका जो एंगल है क्या होता रहता है, कम होता रहता है, और जैसे आप लोग पहुंचते हो 3 मेंबर रिंग के ऊपर से क्या होता है, लगभग 60 डिग्री हो जाता है, और 60 डिग्री के होने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा हिंड्रेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास 3 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और यहीं पर ही आप लोग पढ़ते हो बनाना बॉन्ड को भी। इस 3 मेंबर रिंग का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इतना वीक होता है कि अगर मैं इस 3 मेंबर रिंग के साथ में कोई CH2+ को लगा दूंगा और मैं यहां पर लगा दूंगा डबल बॉन्ड के साथ +2, और यहां पर आपके पास क्या है, स्टेबिलिटी मिल रही है, यहां पर क्या रेजोनेंस होने वाला है, आपके पास ये बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा, आपके पास यहां पर रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस होने के बावजूद भी आपका जो कंपाउंड है, आपका जो कार्बोकैटायन है, ये कम स्टेबल होता है अगर मैं यहां पर CH2 पॉजिटिव के साथ में क्या लगा देता हूं, 3 मेंबर रिंग लगा देता हूं, क्योंकि यहां पर आपका जो कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है वो काफी ज्यादा वीक होता है। और जितना ज्यादा वीक सिग्मा बॉन्ड होने वाला है, जब भी आपको मिलने वाला है पी के साथ, तो जितना आपके पास वीक होगा उतनी आपके पास क्या होने वाली है, एनर्जी नीचे की तरफ जाने वाली है। जितनी एनर्जी कम जाएगी आपके पास क्या होने वाला है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। और इस स्टेबिलिटी को आप लोग समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ बनाना बॉन्ड। तो आखिर ये बनाना बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो यहाँ पर 3 कार्बन मेंबर की रिंग होती है, ये आपके पास क्या होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये चाहेगी आपका जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है, इस एंगल को ये इंक्रीज करना चाहेगी, और जब ये इसको इंक्रीज कर रही होगी तो ऐसा देखा गया है कि आपके पास जो कार्बन कार्बन के बीच में लगा के बॉन्ड लेंथ, ये आपके पास बिल्कुल सीधी नहीं होती, इंस्टेड ये क्या कर जाती है, इस तरीके से यहाँ पर टिल्ट कर जाती है। और इस टिल्ट करने की वजह से आपके पास यहाँ पर जो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल है, आपके पास जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास यहाँ पर जो कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होता है, इसके काफी ज्यादा क्लोज चले जाते हैं। और इस सिग्मा बॉन्ड के यहाँ पर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अब ये आपके पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑर्बिटल होने वाला, सिग्मा ऑर्बिटल होने वाला है, इस ऑर्बिटल के अंदर आपके पास यहाँ पर sp ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस कर रहे होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। आप लोग कह रहे हो कि आपके पास यहाँ पर जो 3 मेंबर रिंग है ये क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने वाली है, क्योंकि इस 3 मेंबर रिंग के अंदर पर जो ये एंगल होता है, पास ये क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से आपके पास ये वाले ऑर्बिटल, आपका जो वाले ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, और ये चाहेंगे एक दूसरे से दूर जाना, जिसकी वजह से आपके पास जो ऑर्बिटल है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं रहते, बल्कि ये इस तरीके से फैल जाए ताकि क्या हो जाए, इस वाले से थोड़ा सा दूर हो जाए और उसके अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाए। 2 ऑर्बिटल अगर बिल्कुल पास रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करने वाले हैं, और वो रिपेल करके करेंगे दूसरे दूर जाने करेंगे, तो एक आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से बैंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके पास यहाँ पर ऑर्बिटल बैंड करेगा तो आपके पास यहाँ पर जो कार्बन का पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इसके नजदीक पहुंच जाएगा। आपको पता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के इतना पास आ जाते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी यहाँ पर रहते हैं, कभी आपके पास ये टूट जाएगा, कहां चले जाएंगे, वो पी के में चले जाएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर रहने वाले हैं और कभी पास कहां रहने वाले हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, समय आपस क्या हो गया, आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और जैसे आपके पास ये वाला बॉन्ड टूट जाए, बस क्या होने वाला है, यहाँ पर एक कार्बन बन जाएगा, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा होता है। आपके पास जो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है क्या होता है, बहुत वीक होता है, ये इस तरीके से बैंड करेगा, बैंड करने के बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन है आप कहां चले जाएंगे, वो इस कार्बन के पेड़ से जाएंगे, बस यहाँ का बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, बस यहाँ का बन जाएगा कार्बोकैटायन बन जाएगा। आपके पास यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, आपके पास यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड की वजह से, इन दोनों सिग्मा बॉन्ड की वजह से इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर स्टेबिलिटी मिल रही है, और ये दोनों ऑर्बिटल्स इतने क्लोज होते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं ये कभी यहाँ पर होते हैं और कभी यहाँ पर होते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल में क्या करते हैं, डांस कर रहे होते हैं, हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव के साथ में अगर आपके पास लग रहा है ये 3 मेंबर रिंग, और मैंने यहाँ पर लगा दी, 1 लगा दी, 2 लगा दी, 3 लगा दी, तो यहाँ पर पास क्या होने वाले हैं, इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, यानी कि 6 सिग्मा बॉन्ड की वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और इन बनाना बॉन्ड की वजह जो स्टेबिलिटी आती है वो बेसिकली इतनी ज्यादा होती है कि अगर मैं इस कार्बन पॉजिटिव के साइड में 3 बेंजीन की रिंग भी लगा दूंगा, उसके बाद भी आपका जो स्टेबिलिटी होती है उस वाले ग्रुप की, आपके पास स्टेबिलिटी होती है, इस वाले कंपाउंड पास क्या होती है, वो ज्यादा होती है। जबकि आपके पास यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है। इसका मतलब कि अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइजेशन आ रहा होता है तो वो आपके पास कहीं ज्यादा होता है और आपके पास पाई से आ रहा होता है, बशर्ते आपका जो सिग्मा बॉन्ड हो वो आपके पास जो पी ऑर्बिटल है उसके बिल्कुल क्लोज हो। अगर वो क्लोज होगा तो उसकी वजह जो स्टेबिलिटी आएगी वो आपके पास काफी ज्यादा आती है। आपके पास यहाँ पर 3 ऑर्बिटल पास यहाँ पर क्या होता है, एन होता है, पास यहाँ पर क्या होता है, पास पाई होता है, और नीचे पास यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर आपका ये सिग्मा इस पी वाले के पास होता है तो मतलब क्या होता है, पास सिग्मा क्या करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, और जितना ज्यादा आपके पास वीक बॉन्ड होगा सिग्मा वाला वो क्या करने वाला है, उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन करने वाला है। तो आज हम लोगों ने कुछ फीचर्स पढ़े, कुछ हमने ऑर्डर भी देखा है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ कार्बोकैटायन के बीच में ऑर्डर देखा है, लेकिन बाद में हम लोग क्या करने वाले, जितने पास कार्बोकैटायन आते हैं उन सबका एक ऑर्डर बाद में सेट करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है और किसकी
कम होने वाली है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सके। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।